गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेज। हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और केमिस्ट्री में हमने जो लास्ट टॉपिक 11th क्लास का टॉपिक था हमारा, वो डिस्कस किया था हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक्सपेरिमेंट देखा था कि उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। उसमें हमने ये देखा था कि उसने 100 नैनोमीटर की एक गोल्ड फॉइल स्वर्ण पत्थर लिया और उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। अब हम बात करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो उसने ऑब्जर्वेशंस किए थे, प्रेडिक्शन किए थे, उन प्रेडिक्शन के बेस पे उसने कंक्लूजन दिए थे, निष्कर्ष दिए। अब उन निष्कर्ष के बेस पर आखिर एटॉमिक मॉडल होता क्या है उसका, हम उसकी बात करें। हम कह रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, इस रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर दो बातें बताई। पहली बात इसने क्या कहा कि परमाणु में दो भाग होते हैं। परमाणु में कितने भाग होते हैं? तो ये आपका परमाणु है, इस परमाणु में दो भाग होते हैं। पहला जो फर्स्ट ऑफ भाग होता है वो होता है केंद्रीय भाग, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है केंद्रीय भाग के चारों ओर। दो भाग हो गए, एक केंद्रीय भाग था, एक केंद्रीय भाग के चारों ओर की बात करी। केंद्रीय भाग में इसने कहा परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रीय भाग में स्थित होता है। क्या कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान के केंद्रीय भाग में स्थित होता है, और इस केंद्रीय भाग को क्या नाम दिया गया? इस केंद्रीय भाग को नाम दिया गया नाभिक। इस केंद्रीय भाग को क्या नाम दिया गया? नाभिक। केंद्रीय भाग के चारों ओर, आई मीन नाभिक के नाभिक के चारों, केंद्रीय भाग के चारों ओर का मतलब नाभिक के चारों। नाभिक के चारों ओर इसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर जो विभिन्न वृत्ताकार पथ होते हैं, ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, उन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ से हम बात करें, इसने नाभिक की जो साइज की बात करी, साइज ऑफ न्यूक्लियस। मैं कहूँ यहाँ से रेडियस, रेडियस के बारे में बताया। इसने कहा 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस की जो रेडियस बताई इसने, क्या बताई? 10⁻⁻15 मीटर। तो इस 10⁻⁻15 को कहा जाता है एक एफएम। एफएम बोले तो फर्मी मीटर। तो ये बातें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की हैं। एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट के हमने ऑब्जर्वेशंस देखे, प्रेक्षण देखे, प्रेक्षण के आधार पर हमने निष्कर्ष देखे, और निष्कर्ष के बेस पे ये एटॉमिक मॉडल के बारे में ये कुछ चीज़ें बताई। अब हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड के
परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। देखिए, फर्स्ट ऑफ थिंग कि रदरफोर्ड ने एक बात कही कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, क्या इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर लगाते रहने का मतलब है कि वो लगातार बिना किसी ऊर्जा के एब्जॉर्प्शन और उत्सर्जन, ना तो अवशोषण करता है ना वो उत्सर्जन करता है, और फिर भी वो लगातार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। तब हमारा एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। उस मैक्सवेल की एक थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या कहता है बेटा? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहता है कि जब कोई पार्टिकल मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल क्या करता है? मोशन करता है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो इसने कहा, मैक्सवेल ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो एक चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। रदरफोर्ड ने कहा हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज भी होनी चाहिए। तो कंटिन्यूसली यदि डिक्रीज होनी चाहिए तो एक बात बताइए, एक कंडीशन ऐसी आएगी या नहीं आएगी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल उसमें गिर जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बात तो सही। अब जब इतनी बातें सही हैं तो फिर बताओ परमाणु का अस्तित्व कैसे रहेगा? इस बारे में रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। तो सुनिए आप, पहली बात, रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बात है किसके अकॉर्डिंग? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। बट बट मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, बट मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए, उत्सर्जन करना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का पथ लगातार कम होना चाहिए, जिससे पथ सर्पिलाकार हो जाएगा, जिससे पथ क्या हो जाएगा? सर्पिलाकार हो जाएगा, और अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का
अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमने क्या कही कि रदरफोर्ड ने तो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, बट मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल की एक थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। उसमें कहता है कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी कण होता है, वो जब मोशन करता है, गति करता है, तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होगी, और ऊर्जा में लगातार कमी होगी तो उसके पथ में भी चेंज होगा, उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, उसमें भी चेंज होगा। यही बात हमने की। इस बारे में रदरफोर्ड नहीं समझा सका, बारे में रदरफोर्ड नहीं समझा सका। कंडीशन कैसी हो सकती है, हम उसकी बात करते हैं एक बार। कंडीशंस कैसी हो सकती है? ये सपोज आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है आपका, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ये आपका चक्कर लगा रहा है, ये आपका अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी में कमी होगी, का जो पाथ है वो पाथ स्पाइरल होगा, पाथ क्या होगा आपका, स्पाइरल पाथ हो जाएगा। पाथ क्या होगा आपका, स्पाइरल हो जाएगा। ये पाथ इसका क्या हो गया, स्पाइरल हो गया। तो हम ये बात कर रहे हैं कि पाथ स्पाइरल हो रहा है, और एट फाइनली क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जैसे ही वो न्यूक्लियस में गिरेगा तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब बताइए, यदि हम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पे तो परमाणु के एग्जिस्टेंस की बात हो गई कि परमाणु का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। आई मीन रदरफोर्ड की ये क्या हो गई, एक फर्स्ट ड्रॉबैक हो गई। अब दूसरी बात करें हम, तो दूसरी बात क्या है, देखिए वो रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या नहीं कर सका। ये इंपॉर्टेंट बात कि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या नहीं कर सका। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाई रदरफोर्ड। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व होते हैं, बट ये नहीं कहा कि अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट सेल्स होती, उन डिफरेंट सेल्स में सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स में ऑर्बिट्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जहाँ इच्छा हुई वहीं पे रिवॉल्विंग नहीं कर सकता, एक स्पेशल ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है। तो इन सभी की जो को जो आपका रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये आपकी रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स हो गई। अब आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हुआ, और अब हम जो बात करने वाले हैं वो रदरफोर्ड से नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल है, नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल, उस नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करने वाले। तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात कर रहे हैं नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। ये नील्स बोहर का परमाणु मॉडल काफ़ी बड़ा है, इसे हम कुछ टुकड़ों में पढ़ेंगे। देखिए, नील्स बोहर ने पहली बात परमाणु मॉडल देने से पहले क्या किया, उसने पहले तो ये देखा या जो अपन से पहले जिसने परमाणु मॉडल दिया था कि क्या कमी रह गई थी जो अपन को परमाणु मॉडल देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने देखा कि यार जो आपका रदरफोर्ड था, उस रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है की एक्सप्लेनेशन नहीं की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग किस टाइप से हो रहे हैं।
तो इसने पहला काम क्या किया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अडेप्ट किया। तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस पे अपना एटॉमिक मॉडल, सबसे पहली बात तो ये कि जो रदरफोर्ड ने अपना जो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉडल दिया, वो नील्स बोहर ने जो अपना मॉडल दिया, ये किसके बेस पे था, बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी। कि आपका जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, उस विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बेस पर, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बेस पर इसने क्या किया, अपना एटॉमिक मॉडल इसने प्रपोज की। अब बात यहाँ से आई कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है। बात यहाँ से क्या है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है। तो अब हम विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बात करते हैं। तो अब ये नील्स बोहर का परमाणु मॉडल स्टार्ट हो गया, बट इसका डेवलप किसके बेस पे है, आधार क्या है, आधार की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं पहले EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय विकिरण। देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है कि जब भी आप किसी सबस्टेंस को हीट करो, सबस्टेंस को क्या करोगे, आप हीट करोगे, तो हीट करने पे पहले वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। जैसे आपने किसी लोहे की छड़ को, जो लोहे की रोड है, आयरन रोड है, उसको आपने हीट किया। जब आप उसको हीट करते जाओगे तो स्टार्टिंग में वो कैसी होगी, रेड होगी, फिर वो थोड़ा येलो होगी, फिर वो थोड़ा ब्लू होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एट फाइनली वो आपकी वाइट कलर हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता गया, उसके कलर में चेंज होता गया, और वो कलर हमें दिखाई दे रहा है। आई मीन वो जो 8 सब्सटेंस है, वो रेडिएशन एमिशन कर रहा है, विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है। नहीं, हमने पहले एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में उस एनर्जी को क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। पहले अवशोषित की, फिर उसे उत्सर्जित कर रहा है। तो वो उत्सर्जित कर रहा है, तो वो विकिरण की फॉर्म में कर रहा है, ताकि वो हम देख रहे हैं। हम जैसे ये लोहे की छड़ है, इसे हम अपने सामने रखें, इसे गर्म किया जाए पहले, और फिर इसे हमें हमारे सामने रखा जाए, तो बताइए हमें गर्माहट का एहसास होगा या नहीं होगा, हमें गर्माहट का एहसास होगा, क्योंकि इससे विकिरणें हमारे पास आ रही है। हमारा सन होता है सूर्य, सूर्य से सनलाइट हमारे पास आ रही है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य से विकिरण की फॉर्म में आ रही है। तब यहाँ पे देखिए EMW क्या है, जब जब किसी गर्म स्रोत जैसे सूर्य, गर्म छड़, डॉट आदि से ऊर्जा का आदि से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो जिस विकिरण के रूप में, इस विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, से विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ने क्या कहा, हमने बात की विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की, रेडिएशन की बात की, विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण। अभी विद्युत चुंबकीय विकिरण की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली बात तो विद्युत और चुंबकीय, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहली बात तो डेफिनेशन हुई है आपकी, ये नॉर्मली डेफिनेशन है,
अब मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, उससे आपको समझ आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है उनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, हम उनकी बात करें। तो पहली बात तो उसे समझना आप कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, हम क्या कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण के लंबवत तथा परस्पर लंबवत होते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, तरंग है, में विद्युत क्षेत्र होता है और क्या होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ये तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और परस्पर भी क्या होते हैं, लंबवत। कैसे होते हैं हम उसकी बात करें। देखिए कैसे होते हैं हम उसकी बात कर लेते। ये आपका कोई भी तरंग संचरण हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोई भी तरंग की डायरेक्शन हो गई। इस तरंग की डायरेक्शन में अब देखिए आप यहाँ पे एक वेव है, अलग अलग, ये एक वेव है, ठीक है ना, ये एक वेव की फॉर्म में है। ये सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका कौन सा क्षेत्र है बेटा, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स क्या है आपकी, ये तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया, जैसे ये आपका है, ये इस टाइप से, जैसे इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से जो है ऐसे, ठीक है, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए। ये आपके परपेंडिकुलर फॉर्म है, ठीक है ना बेटा, ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म है, एक इस टाइप से है, दूसरी इस टाइप से है। तो ये आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म होगी, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो। तो जो तरंग इस फॉर्म में मोशन करती है, जो तरंग इस फॉर्म में मोशन करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात समझ में आई होगी कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, कि जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें हम, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये तरंगे, सेकंड प्रॉपर्टी की बात क्या है कि ये तरंगे आपकी निर्वात में भी गति कर सकती, ये तरंगे
देखिए सेकंड वाली बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड प्रॉपर्टी, ये तरंगे निर्वात में भी गति निर्वात में भी गति कर सकती हैं, अर्थात इन्हें गति करने के लिए इन्हें गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ने क्या कहा, ये निर्वात में भी गति कर सकती है, इन्हें गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। हम क्या कह रहे हैं कि निर्वात में जो इनका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आई मीन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र वाली हो गई, निर्वात में भी गति कर सकती है, ये वाली बात हो गई। और हम इसमें बात करें कि इसमें कुछ इसके अलग से गुण होते हैं, जैसे हम बात करें कि इसमें तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी आवृत्ति होती, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। जैसे तरंग दैर्ध्य है आपकी कि दो क्रमागत तरंग और निम्निष्टों के बीच की जो डिस्टेंस होती वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी वेवलेंथ कहलाती है। क्रिस्टो थ्रोप के बीच की जो डिस्टेंस, फिर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, ये एकांक समय में कंप्लीट साइकिल्स होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, इस बारे में हम कल बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज की क्लास। बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल से बातें होने वाली हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लगातार आप बने रहिए, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम अवेलेबल करा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।